चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत बहुत बड़े सपने की। सपना है 2047 तक यानी अपनी आज़ादी के 100वें साल तक एक डेवलप्ड यानी विकसित देश बनने का। अब ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक टारगेट नहीं है, ये 1.4 अरब लोगों के भविष्य को पूरी तरह से बदलने का एक मिशन है। लेकिन क्या ये सपना हकीकत बन पाएगा? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे सफर को समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर नजर डालिए, 65 करोड़। ये भारत में हर रोज होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक अंदाजा है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में बदलाव कितनी तेजी से और कितने बड़े लेवल पर आ रहा है। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर 2047 का सपना टिका है। तो इसी को कहते हैं भारत का इकोनॉमिक मूनशॉट। लक्ष्य साफ है, आजादी के 100 साल पूरे होने पर यानी 2047 तक दुनिया के हाई इनकम देशों की लिस्ट में शामिल होना। ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने का जो गणित है ना, वो थोड़ा हैरान करने वाला है। इसे पाने के लिए अगले 22 सालों तक हर साल एवरेज 7.8% की ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। ये एक जबरदस्त चुनौती है और इसीलिए ये समझना इतना जरूरी हो जाता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? इसका जवाब ऊपर ऊपर के सुधारों में नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को, उसकी बुनियाद को बदलने में छिपा है। इसी चीज को हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे इकोनॉमी के पुराने इंजन को निकालकर उसकी जगह एक नया, हाईटेक और ज्यादा पावरफुल इंजन फिट करना। मतलब अर्थव्यवस्था को खेती जैसे कम प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर से निकालकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले सेक्टर्स की तरफ ले जाना। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि असल प्रॉब्लम है कहाँ। देखिए, आज भी हमारी 42% आबादी खेती में काम करती है, लेकिन इकोनॉमी में इसका हिस्सा बहुत कम है। वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा सिर्फ 13% पर अटका हुआ है। इसी असंतुलन को ठीक करना सबसे बड़ा चैलेंज है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कई बड़े कदम एक साथ उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जीएसटी जैसे टैक्स रिफॉर्म्स हैं, तो दूसरी तरफ पीएलआई स्कीम से जरूरी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाया जा रहा है। साथ ही आईबीसी कोड से बैंकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और इन सबको आपस में जोड़ रहा है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब मिलकर इकोनॉमी की एक नई और मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें, लेकिन जमीन पर आम लोगों की जिंदगी पर इन बदलावों का क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि कैसे तरक्की और चुनौतियां एक साथ चल रही हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़ा चिंता वाला विरोधाभास दिखता है। एक तरफ गरीबी में भारी कमी आई है और ये अब सिर्फ 1% रह गई है। ये एक शानदार कामयाबी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो लोग रेगुलर सैलरी जॉब्स में हैं, उनकी रियल वेज यानी महंगाई हटाने के बाद हाथ में जो पैसा बचता है, वो पिछले कुछ सालों में असल में बढ़ी ही नहीं है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां काम कमाल का हुआ है, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन योजना को ही देख लीजिए, 10 साल से भी कम में बैंक अकाउंट्स की संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है और करोड़ों लोग पहली बार फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। और अब बात करते हैं इस नई इकोनॉमी के एक नए चेहरे की। भारत में आज करीब 77 लाख गिग वर्कर्स हैं। ये लोग डिलीवरी से लेकर फ्रीलांसिंग तक हर तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, क्या ये नया मॉडल लोगों को काम की आज़ादी दे रहा है या फिर ये बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के एक नई तरह की असुरक्षा पैदा कर रहा है? चलिए अब उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो भारत की फ्यूचर ग्रोथ को रफ्तार देंगे। ये वो इंजन है जो 2047 के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर। आज की डिजिटल दुनिया में चिप्स समझ लीजिए नए तेल की तरह हैं। इनके बिना कुछ नहीं चलता और भारत अब अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर पूरा जोर दे रहा है। दूसरा है क्रिएटिव इंडस्ट्री, यानी कि सिनेमा, म्यूजिक, गेमिंग, डिजाइन। ये $30 बिलियन की इंडस्ट्री है जो हमारी करीब 8% कामकाजी आबादी को रोजगार देती है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर है जो दुनिया भर में हमारे कल्चर को पहुंचा रही है। और तीसरा स्पेस। जी हाँ, अंतरिक्ष। ये अब कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं रह गई है। भारत की स्पेस इकोनॉमी के अगले 10 साल में 5 गुना बढ़ने का अनुमान है, $8 बिलियन से बढ़कर $44 बिलियन तक।
प्राइवेट सेक्टर के आने से ये सेक्टर अब रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, भारत की ये कहानी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं लिखी जा रही, ग्लोबल स्टेज पर भी भारत अपनी एक नई जगह बना रहा है। आइए देखते हैं कैसे। रुपए की कीमत एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। देखिए, जब रुपया कमजोर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये फायदे की बात है, क्योंकि उनका सामान दुनिया के बाजार में सस्ता बिकता है। लेकिन यही कमजोरी हमारे इंपोर्ट्स को और विदेशी कर्ज को और महंगा बना देती है। ये एक दो-धारी तलवार है जिसे बहुत संभल कर चलाना पड़ता है। और ये स्लाइड, ये शायद सबसे बड़ा सबूत है भारत की बढ़ती टेक पावर का। हमारा अपना यूपीआई, जो कभी सिर्फ भारत में था, आज फ्रांस और यूके जैसे कई देशों में चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि एक इनोवेटर बन चुका है जो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। लेकिन इस पूरे सफर में एक आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट है, एक ऐसा जाल जिससे अगर भारत बच नहीं पाया तो 2047 का सपना ही रह सकता है। इसे कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। सोचिए, ये एक तरह का आर्थिक दलदल है। ये तब होता है जब कोई देश तेजी से तरक्की करके गरीबी से तो बाहर आ जाता है और एक मिडिल इनकम वाला देश बन जाता है, लेकिन फिर वो वहीं अटक जाता है। वो अगला कदम उठाकर एक अमीर हाई इनकम वाला देश नहीं बन पाता। तो भारत के लिए इस जाल का खतरा क्यों है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। एक, हमारे पास इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, पर उनकी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। दूसरा, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। और तीसरा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस रफ्तार से नहीं बढ़ पाया है जिसकी उम्मीद थी। ये वो कमजोरियां हैं जो हमें पीछे खींच सकती हैं। तो फिर इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? वर्ल्ड बैंक एक 3 आईज स्ट्रैटेजी की बात करता है। इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाना, इन्फ्यूजन यानी दुनिया भर से नए आइडियाज को लाना और उन्हें अपनाना, और इनोवेशन यानी एक ऐसी इकोनॉमी बनना जो नए आविष्कारों पर चले। तो आखिर में सवाल बस यही है, भारत 21वीं सदी का एक नया आधुनिक इकोनॉमिक इंजन बना तो रहा है, लेकिन क्या इस इंजन में इतनी ताकत होगी कि वो देश को इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर खींचकर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सके? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, और यही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी कहानी बनेगी।